हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन और प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही हैं। सो लास्ट टाइम हमने किया था सेक्शन नंबर 8, जो कि बात करता है कंडक्ट, मोटिव और प्रिपरेशन की, कि कब आपका कंडक्ट रेलिवेंट होगा, कब सब्सिक्वेंट कंडक्ट रेलिवेंट होगा, कब स्टेटमेंट एज कंडक्ट रेलिवेंट होंगी। ठीक है, तो वी टॉक्ड अबाउट इट। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेक्शन नंबर 9। सी सेक्शन नंबर 9 बेसिकली इज़ रिलेटेड टू द टीआईपी। टीआईपी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसमें से जो मेंस में क्वेश्चन आता है वो भी टीआईपी से रिलेटेड आता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। बट हम इसको समझते हैं, पहले बेरेक्ट की रीडिंग लेते हैं, देन विल गो थ्रू द इलस्ट्रेशंस। सो सेक्शन नंबर 9 टॉक्स अबाउट द फैक्ट्स necessary to explain or introduce relevant facts. See, it's important. फैक्ट्स जो नेसेसरी हैं, ज़रूरी फैक्ट्स जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स को, वो फैक्ट्स यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएंगे, है ना। उन नेसेसरी फैक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कब एक रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड जो है फैक्ट है, वो अगर किसी रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो फैक्ट्स भी अपने आप में रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 9। सो सेक्शन नंबर 9 हम बेरेक्ट रीड करते हैं। प्लीज़ हैव योर बेरेक्ट्स विद यू वेन एवर यू आर वॉचिंग द वीडियो। सो फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कह रहा है, या तो वो एक्सप्लेन कर रहा हो या वो इंट्रोड्यूस कर रहा हो। किसको? किसी भी फैक्ट इन इशू को। ऑब्वियसली फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को ही तो इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हेनेवर देयर इज इनक्लूड कोई फैक्ट इन इशू है, कोई डिस्प्यूट हुआ है दो लोगों के बीच में, उसके बारे में अगर आप कुछ बता रहे हैं तो वो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे था, तो वो हम ये इलस्ट्रेशन करेंगे ना, यू विल गेट क्लियर एवरीथिंग। अभी मोटा मोटा समझ लीजिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, ठीक है। कि उसने उसका मर्डर किया, उस वक्त वो वहाँ था, उसके पास ये सामान था, वो लेके गया था, वो सब जो रेलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। सेकेंड, दे आर टॉकिंग अबाउट सपोर्ट और रिबट एंड इन्फ्रेंस। सी दिस इज इम्पॉर्टेंट कि रिबट और सपोर्ट कैसे करेगा किसी भी इन्फ्रेंस को। अगर आपकी इन्फ्रेंस जो आपने ड्रॉ करी है किसी में, बेसिकली इन्फ्रेंस क्या है? एक ओपिनियन है जो आप किसी चीज़ से ड्राइव कर रहे हैं अपने लिए। मान लीजिए वी टेक एन एग्जाम्पल, ए और बी दोनों नेबर्स हैं, ठीक है। बी का मर्डर हो जाता है और जिस दिन बी का मर्डर होता है उसी दिन से ए गायब है, ठीक है। ए गायब है जिस दिन से बी का मर्डर हुआ। अब जब ये बात पता चली कि बी का मर्डर हुआ तो आसपास सोसाइटी में लोग होते हैं, दे ऑल डिस्कस ना, जैसे हम लोगों की बात होती है फलाने के घर में ये हो गया, फलाने के घर में ये हो गया। तो उस चीज़ में जब ये बात लोगों के सामने पता चलेगी कि जो बी का मर्डर हुआ, तो लोगों के अंदर क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ होगी। आप अगर देखेंगे सिर्फ दो आपके पास ये फैक्ट है कि हाँ भाई बी का मर्डर हुआ और ए उस दिन से गायब है, तो आपके दिमाग में ये होगी ना, ज़रूर बी ने उसका मर्डर जो है ना वो ए ने ही किया होगा। जिस दिन से बी का मर्डर हुआ है वो गायब है, दिखा ही नहीं उसके बाद से। सो यहाँ पे आप एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं ना, सपोर्ट और रिबट एंड इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। दिस इज द फैक्ट इन इशू। इससे सजेशन बाय फैक्ट इन इशू सजेस्ट क्या कर रहा है हमें, ये क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं हमें इसकी उससे कि भाई हो सकता है कि ए ने बी का मर्डर किया हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि हमने एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करी। अब उस चीज़ के सपोर्ट और रिबट को देखते हैं। जब ये बात पहुंची, कोर्ट वॉज लाइक दैट कि जिस दिन से बी का मर्डर हुआ है उस दिन से तुम गायब हो, कहाँ थे? क्वेश्चन अराइज होगा ना, वेयर वर यू सिंस द मर्डर हैपेंड। तो वहाँ पे ए अपनी स्टेटमेंट देता है। ए कहता है कि सर मैं तो बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ अर्जेंट बिजनेस, मुझे बहुत ज़रूरी काम था और मैं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए चला गया था। इट वॉज एन अर्जेंट बिजनेस दैट नीड टू बी डन दैट टाइम
इमीडिएटली ही वेंट अवे। वो कहते हैं मुझे तो बी के मर्डर के बारे में पता ही नहीं, मैं तो अपने काम से गया हुआ था। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट ए ने दी है, जो ए कह रहा है कि भाई मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अपने काम से गया हुआ था, मेरा तो अर्जेंट बिजनेस था। तो इस जगह जो ये इन्फ्रेंस हमने ड्रॉ करी है कि हो सकता है कि ए ने बी का मर्डर किया हो। यहाँ अगर ए कह रहा है कि हाँ भाई मैं तो अर्जेंट बिजनेस से गया होता, ये इस इन्फ्रेंस को रिबट कर रहा है कि भाई वो कैसे मर्डर करेगा, वो तो अपने अर्जेंट काम से बाहर गया हुआ है। तो ये जो आपने इन्फ्रेंस ड्रॉ करी है कि भाई क्या ए ने बी का मर्डर किया, तो वो इन्फ्रेंस रिबट हो गई, है ना। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है जब आप कहते हैं सपोर्ट। अब मान लीजिए जो इन्फ्रेंस ड्रॉ करी गई कि हाँ भाई बी का जो मर्डर हुआ है वो ए ने किया है। अब ए वेंट अवे, ऑब्वियसली ही रन्स अवे, बट उसके पास कोई ऐसा नेसेसरी फैक्ट नहीं है, ऐसा नेसेसरी बिजनेस नहीं है, या ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जिसके लिए वो गया हो। इट वॉज जस्ट लाइक दैट, नॉर्मल डेज था, नॉर्मल डे की तरह वो निकल लिया, पर वो भाग लिया। तो यहाँ पे जब उसके पास कोई सॉलिड कारण नहीं है, कोई सॉलिड रीज़न आपको नज़र नहीं आ रहा कि हाँ भाई उसने ऐसा किया होगा, नहीं था, ये कोर्ट के ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ वो उस चीज़ को सपोर्ट कर देगी, अरे ऐसे ही हटने गया हुआ है, हो सकता है इसने किया। जब ये इन्फ्रेंस ड्रॉ हो रही है और इस चीज़ को सपोर्टिव एविडेंस आपको मिल रहे हैं, तो इट विल बी सपोर्टिंग द इन्फ्रेंस यू हैव ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट एंड योर द रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। दीज आर सम पॉइंट्स। इसके अंदर जो आपको और पार्ट दे रखा है ना, ये कि और है, यहाँ और है, यहाँ और है, तो यहाँ पे देखिए और रिबट और सपोर्ट, मतलब या तो वो इसको रिबट ही करेगी या वो उसको सपोर्ट ही करेगी फैक्ट एंड इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकती ना, समझ रहे हैं ना। नाउ थर्ड पॉइंट है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और अ पर्सन। व्हाट इज बीइंग हैपनिंग, आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग or person. When we are talking about identity of anything, it could be any property, है ना। किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो आइडेंटिटी होगी उस चीज़ की, उसके बारे में बता रहे हैं आप, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को, उसके बारे में बता रहे हैं ये प्रॉपर्टी ऐसी थी, यहाँ से बरामद की गई है, ये इसका साइज़ है, ये इसका वेट है, ये इसका कलर है। अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं, प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो वो हो गई आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन। यहाँ पे दो बात कही गई है, एनीथिंग और पर्सन। तो यहाँ पे जो पर्सन की बात कही है ना, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। यहाँ पे जो आइडेंटिटी की बात करी है वो विक्टिम एक्यूज की आइडेंटिटी के बारे में बात करी जा रही है कि किसने कमिट किया है मर्डर, किसने कमिट किया है थेफ्ट। तो आइडेंटिफिकेशन पीरियड उस बेसिस के लिए हो रही है। सो अगर हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड की बात करें तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड होती क्या है, यू टॉकिंग अबाउट इट। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड से मेंस में क्वेश्चन आएगा। देखिए आपको क्या लगता है कौन कराता है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, वही तो कराती हैं, है ना। और क्यों कराई जाती है आइडेंटिफिकेशन पीरियड, बेसिकली आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि 2-4 लोगों को इकट्ठा करके और विटनेस को बुलाया जाता है कि आप बताइए कौन था, पहचानने के लिए आइडेंटिफाई करो जी किसने मर्डर किया, कौन एक्यूज़ है। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड होती क्या है। आइडेंटिफिकेशन पीरियड होती है जब हम सिमिलर लोगों को, सिमिलर किस चीज़ में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटी ना, तो इट कुड बी हेयर, इट कुड बी कलर, इट कुड बी एज, इट कुड बी साइज, इट कुड बी हेल्थ, इट कुड बी हाइट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्या बता रहे हैं आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसका फेस से रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी हाइट से रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी आइज से रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। अगर आपको कोई बंदा मिले तो आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके ट्रेट्स देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं,
इसकी आँखें ऐसी हैं, इसकी नाक ऐसी है, इसका मुंह ऐसा है, इसके बाल ऐसे हैं, इसकी मोटा है, पतला है, नाटा है, छोटा है। ये सब चीज़ें देख के आप किसी बंदे की आइडेंटिटी का पता लगाते हैं एंड दैट इट इज़ इम्प्रिंटेड इन योर माइंड। दैट इज़ हाउ यू रिकॉग्नाइज समबडी इन योर माइंड। जब उसके आप करेक्टरिस्टिक्स अपने देखने के बाद ही तो पता चलता है छोटी हाइट का है, मोटी हाइट का है, कैसा है कैसा नहीं है, उस हिसाब से आपको पता लगता है। सो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कौन कराएगा? पुलिस अथॉरिटीज़ कराएंगी। क्यों कराएंगी? बिकॉज दे वॉन्ट टू नो कि भाई जो विटनेस है, जो ये बता रहा है कि हाँ भाई उसने देखा है, तो उसकी वेरासिटी को चेक करने के लिए हम करते हैं कि यार कितना ट्रस्टवर्दी विटनेस है हमारा, क्या इस पर रिलाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। सी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो परेड है, इट इज़ नॉट अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ एविडेंस, इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ नहीं है ये कि हाँ भाई आपको करानी है। इट वेरी फ्रॉम सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस, वेरी फ्रॉम केस टू केस, ठीक है ना। तो इट इज़ अ रूल ऑफ प्रूडेंस कि यार अगर आपको लगता है कि विटनेस ने आपसे कुछ कहा है, देखिए डायरेक्ट टेस्टिमनी आपको मिल रही है, आई विटनेस दे रहा है कि हाँ भाई ये है, क्लियर है, अदर आपने कोरोबरेट कर लिए, ठीक है। तो यही विटनेस की वेरासिटी को चेक करने के लिए की जाती है आइडेंटिफिकेशन परेड। क्या बताइए पॉइंट हियर इज़ कि जो एक आइडेंटिफिकेशन परेड का मोटिव है, वो मोटिव ये है कि क्या जो है इन्वेस्टिगेशन जो हम एक्यूज्ड के लिए उसमें कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को लगता है कि हाँ भाई ये है, तो इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। क्या वो राइट लाइन में चल रही है, क्या वो राइट ट्रैक पे चल रही है, ये पता लगाने के लिए हम लोग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराते हैं, ठीक है। ये तो हो गई, पर इसकी नेसेसिटी क्या है, क्यों करानी पड़ती है, कब कराई जा सकती है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड? When you can hold the test identification parade? See, when any witness has seen the accused, has already seen the accused, he is known to the accused. When the accused is known to the witness, there is no use of test identification parade. क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन परेड में एक पर्सन की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं एंड द वेरी पॉइंट कि अगर एक्यूज्ड और विटनेस एक दूसरे को जानते हैं तो इसका जो पर्पस है, सोल पर्पस जो होता है आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने का, वो तो ख़त्म हो जाता है। आप किस बेस पर रिकॉग्नाइज करते हैं? हाइट बेस पर। जब आपको पता ही है कि ये बंदा है, यू हैव ऑलरेडी नोन दैट पर्सन, तो जो एक विटनेस की क्लेम करता है कि हैव सीन द कल्प्रेट्स एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस, उसकी आइडेंटिटी को और लोगों के बीच में करता है, वो तो ख़त्म ही हो गया, है ना। डायरेक्ट आप जानते हैं उसने किया है, आपको पता है वो बंदे के बारे में, यू आर द डायरेक्ट आई विटनेस टू द क्राइम, द ऑकरेंस दैट हैपेंड, तो आइडेंटिफिकेशन परेड का तो कोई मतलब ही नहीं बना। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड तभी कराई जाती है जब एक्यूज्ड और विटनेस एक दूसरे को नहीं जानते। दे ट्राई टू गेस अमंग द सिमिलर काइंड ऑफ लुकिंग पर्सन्स दैट हु इज़ द वन हु इज़ द एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम, ठीक है। ये किस पॉइंट क्लियर है कि कब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाएगी? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू होल्ड एन आइडेंटिफिकेशन परेड। अगर ऑलरेडी एक आपके पास आई विटनेस है एंड इज कन्फर्म विटनेस और आपने कोरिलेट करके पता लगाया कि वही बंदा है, तो आइडेंटिफिकेशन परेड की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन यू आर इटसेल्फ नॉट श्योर कि भाई विटनेस जो कह रहा है, कभी वो कुछ कह रहा है कभी कुछ, तो उसको दिमाग में जो एक इमेज है, जो उसके दिमाग में एक इमेज बनी थी एक बंदे की जिसने वो क्राइम कमिट किया, उस एक्यूज्ड के रिलेशन में हम उसी तरीके के लोग जो सिमिलर टू द एक्यूज, उसी तरीके के लोग हम खड़े करते हैं और उसको बोलते हैं आइडेंटिफाई करो, ठीक है, टू चेक द वेरासिटी ऑफ द विटनेस। फर्स्ट ऑफ तो ये था। नाउ ये इसलिए कि हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि क्या एक्यूज ही वही बंदा है जिसने वो क्राइम कमिट किया या कोई और भी हो सकता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से। नाउ हमने बात किया आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, जिसका अब हमारे सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है ये।
और क्यों हमारे लिए ज़रूरी होती है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी आपको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड में जो भी विटनेस ने आपको कहा है उसको आप कॉरोबोरेट कर लें, है ना। सोल बेसिस तो नहीं बना सकते ना, इसको कॉरोबोरेट करेंगे अदर एविडेंस से। दिस इज़ द मेन एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। व्हाट इज़ द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, क्या है, क्यों कराना है, क्या प्रिंसिपल्स हमें याद रखने चाहिए। सी आइडेंटिफिकेशन एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस तो है नहीं, इट कैन बी यूज्ड ओनली एज कॉरोबरेटिव एंड स्टेटमेंट इन द कोर्ट। इसका एक मोटिव सिर्फ यही है कि भाई ड्यूरिंग इंटेरोगेशन किसी भी स्टेज पे एक मेमोरी जो है विटनेस की वो किसी भी फर्स्ट इम्प्रेशन से ड्रॉ हो रही है, एंड प्रोसिक्यूशन जो है ही शुड रिलाई ऑन दैट आई विटनेस और नॉट, है ना। रिलायबिलिटी चेक हो रही है, उसकी वेरासिटी चेक हो रही है। एक ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है कि जब ये आइडेंटिफिकेशन परेड होती है तो यू शुड मेक श्योर कि एक्यूज्ड और विटनेस आमने सामने ना आए, मीन्स कि विटनेस ने एक्यूज्ड को ना देखा हो, नॉट सीन। अगर विटनेस ने एक्यूज्ड को देख लिया तो जो आइडेंटिफिकेशन परेड का मोटिव है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द TIP। वही हमने बताया भी, कब नेसेसरी नहीं है कि जब आपके पास सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है, आपके पास डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन पीरियड की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कि भाई वो कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती, ठीक है। ये हो गया हमारा TIP का रिगार्डिंग। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, मान लीजिए कोई फ़ोटोग्राफ, जैसे हमने देखा होगा कोई फ़ोटोग्राफ है या कोई वीडियो वायरल हो जाती है किसी भी एक पर्सन की जो एक्यूज्ड है क्राइम के लिए, ठीक है, न्यूज़पेपर में शो हो गई, वीडियो वायरल हो गई, तो उस केस में TIP कराना ज़रूरी है या नहीं है। एग्जैक्टली द सेम वेरी मोटिव ऑफ होल्डिंग ए TIP कि जब विटनेस एक्यूज को ना जानता और उसने उसको देख लिया ऑलरेडी, उसने किसी न्यूज़पेपर में देखा, किसी वीडियो में देखा, किसी फ़ोटो में देखा, और उसने देख लिया कि अभी वो रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में है, तो जो ऑलरेडी देख लिया तो फिर TIP कराने का कोई पर्पस नहीं रह गया, ठीक है। तो इस चीज़ में हम उसको डिसरिगार्ड कर देंगे, हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर डिले होता है, अगर आप TIP करने में, जैसे मान लीजिए मर्डर मंडे को हुआ, आप 10-15 दिन बाद उससे आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं, तो द मेमोरी वैनिशेस, बट ठीक है, उसको हम फेटल नहीं कहेंगे। द पर्सन समटाइम्स रिमेंबर्स द थिंग, समटाइम्स नॉट, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट थिंग हो जाएगी, बट उसको फेटल नहीं किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन पीरियड कराई जा सकती है, ठीक है। TIP कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है, बट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है जो इसको दे रखी है वो नहीं करा सकता, ठीक है, कोई भी और बंदा करा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड फॉर होल्डिंग ए TIP। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम कहें कि जो TIP है किसके कहने पे की जाती है, किसी की रिक्वेस्ट पे की जा सकती है। एज सच CRPC में कोई भी सेक्शन या कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं कर रखा जब TIP किसी एप्लीकेशन के बेस पे कराई जाए, ठीक है। ना तो वो एक्यूज्ड की एप्लीकेशन पे कराई जा सकती है, ना तो वो विक्टिम की एप्लीकेशन पे कराई जा सकती है। इट इज़ ऑन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ओनली डू दे वांट टू गो फॉर TIP और नॉट, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा एक बार। आई जस्ट टेल यू द नेम्स ऑफ द केसेस हैं। हरनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP मध्य प्रदेश, 1970 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का।
ठीक है। इसमें दूसरा केस है जादूनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है, ठीक है। एक और है मलखन सिंह का केस भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मलखन सिंह का केस, ये तो आई थिंक बहुत से लॉ स्टूडेंट ने सुना भी होगा नाम, मलखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का ही केस है। ये है 2003 का सुप्रीम कोर्ट का केस, जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया था कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज़ अ वीक शॉर्ट ऑफ एविडेंस, वीक शॉर्ट ऑफ एविडेंस, इट इज़ नॉट अ सब्सटैंटिव एविडेंस। अगर किसी विटनेस ने एक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया सो वो बहुत वीक एविडेंस है। क्यों? क्योंकि मेमोरी ही तो है। इफ़ नॉट सीन द एक्यूज बिफोर, और आप उस चीज़ के बारे में आप किसी फिल्म में दे रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ चीज़ की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी, तो दैट इज़ नॉट अ नेसेसरी अ सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस। कॉरबोरेट करने के लिए आपके पास अदर पीस ऑफ एविडेंस, द सर्कमस्टांशियल एविडेंस होने चाहिए किसी भी एक्यूज को गिल्टी करने के लिए। चलो, दिस वॉज अबाउट द TIP। नाउ TIP में कोई भी आपको डाउट हो ना, तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक और अच्छे से क्लियर कर दूँगी। आई मेक अनदर वीडियो ऑल्सो। नाउ विच एस्टैब्लिशेस अ पर्सन इज रिलेवेंट और फिक्स टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन और रिलेवेंट फैक्ट हैपन। सो कोई भी टाइम और प्लेस ऑटोमेटिकली वो तो रिलेवेंट होगा ना। फैक्ट इन और रिलेवेंट फैक्ट जब हुए हैं, किसी ने किसी का मर्डर किया, किस टाइम पे उसका मर्डर हुआ, किस प्लेस पे उसका मर्डर हुआ, सिंपल है। टाइम और प्लेस भी बता सकते हैं, दोनों एक साथ भी बताया जा सकते हैं कि इस प्लेस पे इस टाइम पे इसका मर्डर हुआ था, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉरेंसिक्स में भी आपने देखा होगा, बताते हैं कि हाँ भाई फलाने दिन उसका मर्डर हुआ था, 5 दिन पहले मर्डर हुआ था, इतने बजे मर्डर हुआ था, तो वो क्या कर रहे हैं, टाइम एंड प्लेस आपको बता रहे हैं रिगार्डिंग द फैक्ट इन इशू एंड द रिलेवेंट फैक्ट। सो दिस वॉज द 4th पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं, और विच शो द रिलेशन बाय द पार्टीज बाय whom any of such was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose. See, this is a very important line in this section कि जो फैक्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनको आप सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे जितना कि ज़रूरी है, जितना कि उस जगह की डिमांड है, जितना कि उस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके पास आ रहे हैं, बॉम्बार्डमेंट हो रही है आपके पास नॉर्मल फैक्ट्स की वजह से, उन सबको आप रिलेवेंट नहीं कर देंगे। ओनली इस सेक्शन ने ये कहा है कि जो फैक्ट्स एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे रिलेवेंट फैक्ट्स को, जितनी ज़रूरत होगी उन नॉर्मल फैक्ट्स की, जितनी भी ज़रूरत होगी किसी भी रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करने के लिए, उतने ही फैक्ट्स आपके एडमिटेड होंगे यहाँ पे, उतने ही फैक्ट्स आपके रिलेवेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब रिलेशंस ऑफ पर्सन्स की बात है, रिलेशन ऑफ पार्टीज कुड बी एनीथिंग, जो पार्टीज इन द सूट जो है, जो कि ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब मर्डर हुआ, मान लीजिए अगर हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन ऑफ पार्टीज की बात करते हैं, ठीक है। रिलेशन ऑफ पर्सन्स, इट कुड बी सन एंड डॉटर, इट कुड बी मदर एंड फादर, इट कुड बी हस्बैंड वाइफ, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन अगर आप किसी सेकंड पर्सन के साथ हैं, दो लोगों का जो भी रिलेशन है वो रिलेशन ऑफ पार्टीज के उसमें आ जाएगा। अब मान लीजिए जो हमने अभी एग्जांपल लिया ना, उसको ही थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हमने देखा कि बी का मर्डर हुआ और ए गायब था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि ए और बी जो है वो दोनों कुलीग्स हैं, है ना। पता चलता है कि दोनों तो सेम कंपनी में काम करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं, इन द सेम डिपार्टमेंट में भी हैं। तो इस चीज़ से हम एक चीज़ बता रहे हैं कि इनका क्या रिलेशन है, कुलीग्स का रिलेशन है। दे कुड बी फ्रेंड्स ऑल्सो, कि फ्रेंड्स से, चलो मान लो कंपनी में काम करते थे, फ्रेंड्स थे, किसी बात पे इनके बॉस ने क्या किया, बी को तो दे दिया बोनस, बी का कर दिया प्रमोशन,
अब जहाँ उसने बी का प्रमोशन किया तो ए के मन में ना क्या आया, ए को गुस्सा आ गया, चला यार काम मैं भी करता हूँ, बोनस उसको मिल गया, प्रमोशन उसको मिल गया, एक इलविल आ गई उसके दिमाग में, इंटेंशन आ गई। तो उसने उस वक्त से उसको मर्डर का पहन के कि साले को मार ही देता हूँ, ख़त्म करता हूँ काम, परेशान कर रखा है इसने, ठीक है ना। तो ये हुआ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल तौर पे बता रही हूँ, इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस एंड पार्टीज टू पार्टीज। तो हमने ये देखा कि रिलेशन है, तो इनका पहले रिलेशन कैसा था, नॉर्मल था, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, उस वजह से इनका रिलेशन दुश्मनी का हो गया, दे बिकम एनिमीज, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो हमने बोला कि भाई वो दोनों का रिलेशन ऐसा। अब नेसेसरी आर रेलेवेंट इन सो फार एज ए नेसेसरी फॉर डैट पर्पस, नेसेसरी फॉर डैट पर्पस जो है वही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, कि अब सारी चीज़ों को कंसिडर थोड़ा ना करेंगे। ये जो सेक्शन है वो आपको बता रहा है कि जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो उतने ही यूज़ में आएंगे जितना उस पर्पस के लिए नेसेसरी है, रेस्ट आर विल नॉट बी रिलेवेंट, ठीक है। लिमिट कर रहा है ये सेक्शन अपने आप को ना, लिमिट कर रहा है सेक्शन 9 अपने ऊपर ही एक इम्पोजिशन डाल रहा है कि हाँ भाई मैं सिर्फ वहाँ तक ही रिलेवेंट फैक्ट्स को उन सबको कंसिडर करूँगा जितने की ज़रूरी है, उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो अगर अब हम बात करते हैं नेसेसरी फॉर दैट पर्पस को एक्सप्लेन, इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक बार इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं और इलस्ट्रेशंस के बारे में रीड करते हैं, उससे विल गेट टू नो अ वाइड प्रीव्यू। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस गिवन, द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, फैक्ट एंड इशू है कि क्या जो गिवन डॉक्यूमेंट है वो ए की विल है। द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द एज ऑफ द एलिज्ड विल मे बी रिलेवेंट, कि क्या बताना चाह रहा है कि प्रॉपर्टी किस कंडीशन में थी, फैमिली में रिलेशंस कैसे थे, फैमिली कैसी पोजीशन में थी, क्या कंडीशन थी, गरीब थे, रिच थे, उनके हालात कैसे थे, उस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। कैसे रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, बेसिकली ना यहाँ पे ये जो बात कर रहा है ये बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली, और एक इन्फ्रेंस जो आपने ड्रॉ करी है ना, मान लीजिए एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करिए कि क्या ये विल जो है वो एक ही बनाई हुई है, नहीं है। तो यहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टी की कंडीशन थी, जो उसकी फैमिली की पोजीशन थी, उससे हमें एक इन्फ्रेंस मिल रही है कि क्या पता वो एक फॉर्ज्ड विल हो। यहाँ पे हमें ये उस चीज़ के बारे में बताने का चल रहा है, या बेसिकली उस इन्फ्रेंस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई उसकी कंडीशंस जो थी वैसी थी, तो ये एक फोर्स्ड विल है, ठीक है। ये आपका हो गया ए। सेकंड है आपकी ए सूज फॉर अ लिबल। लिबल मीन्स वही है ना, आपको पता है, आपने पढ़ा है आईपीसी में, डिफेमेटरी स्टेटमेंट देना। इम्प्यूटिंग डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट टू ए, उसने ए के खिलाफ कुछ गलत बातें कही। बी affirms that the matter alleged to be libelous is true. So the point is the position and relation of the parties at the time when the libel was published may be relevant fact as introductory to the fact and issue. तो यहाँ पे लिबल के बारे में बात करिए। ए ने बी के खिलाफ एक स्टेटमेंट वो करी, क्या करी, स्टेटमेंट दी कि हाँ भाई तूने मुझे बुरा भला बोला है कि तू चोर है, चोरी करता है, ऐसे कोई स्टेटमेंट दे दी। या मान लीजिए इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ए और बी, और ए ने बी को बोला तेरा तो यही काम है, बिना चीटिंग करे तो तू पास ही नहीं हो सकता, डेली डेली चीटिंग करता है, पढ़ के कभी आता नहीं है। इस तरीके के सिचुएशन में जो है, जो रिलेशन बिटवीन सॉरी आई जस्ट वेंट समवेयर, जो ए ने बी को सू किया लिबल के लिए, कंडक्ट ए का उसने बोला किया है,
तो बी कहता है कि जी मैंने जो ये बात कही है कि चीटिंग करके पास होता है, इसकी बस की पढ़ना नहीं है, खुद से पास नहीं हो सकता, ये सब जो भी मैंने स्टेटमेंट दी है ये तो ऑलरेडी ट्रू है, मैंने तो कोई लेबल किया ही नहीं, मैंने तो कोई डिफॉर्मेशन करी ही नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो स्टेटमेंट सच है। तो बेसिकली यहाँ पे द पोजिशन एंड रिलेशंस ऑफ द पार्टीज एट द टाइम व्हेन द लिबल वॉज पब्लिश्ड मे बी रिलेवेंट फैक्ट्स एज इंट्रोडक्टरी टू द फैक्ट इन इशू, है ना। इन दोनों का रिलेशन क्या था, ये दोस्त थे, ठीक है, ये फ्रेंड्स थे, ये इनका रिलेशन था। पोजीशन क्या थी, दे वर फ्रेंड्स और दोनों स्टूडेंट्स थे। एट द टाइम व्हेन द लिबल वॉज पब्लिश्ड मे बी रिलेवेंट फैक्ट एज इंट्रोडक्टरी टू फैक्ट, इंट्रोड्यूस कर रहा है फैक्ट कि क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, यही फैक्ट कि भाई जो मैंने स्टेटमेंट दी है वो तो ट्रू है ना। तो इस टाइम पे जो पोजीशन है, जो लिबल पब्लिश किया गया, वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा एज इट इज़ इंट्रोडक्टरी टू द फैक्ट इन इशू। जिनका फैक्ट इन इशू कि अभी इसने मेरे डिफेमेशन करी है नहीं करी, उस चीज़ को इंट्रोड्यूस ही तो कर रहा है स्टेटमेंट दे के, तो वो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा। नाउ इसमें एक चीज़ और दे रखी है, द पर्टिकुलर्स ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अबाउट अ मैटर unconnected with the alleged label are relevant। सी, अब यहाँ पे जो हमने बात कही है, मान लीजिए कि ए और बी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, उन दोनों का किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ, ठीक है, उसके बाद ये जो है ये स्टेटमेंट आई उसके लेबल की कि हाँ भाई उसने चीटिंग करी है। तो इससे पहले इनके जो रिलेशंस थे, जो इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है किसी भी चीज़ को लेके, किसी दोस्ती को लेके इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, तो वो डिस्प्यूट यहाँ पे अपने आप में रेलेवेंट नहीं हो जाएगा कि भाई उसने ये स्टेटमेंट दिया। दो द फैक्ट दैट देयर वाज अ डिस्प्यूट मे बी रिलेवेंट इफ इट अफेक्टेड द रिलेशंस ऑफ ए एंड बी। द इम्पॉर्टेंट लाइन कि कोई वैसे कोई डिस्प्यूट हुआ है इनके बीच में, मान लीजिए उसने उसको पार्टी में बुलाया, उसका बेस्ट फ्रेंड था, बहुत अच्छे से पार्टी कर रहे थे, पार्टी में इनको किसी चीज़ को लड़ाई हो गई, उसके दिमाग में वो बात रह गई, उसने थोड़े दिनों बाद ये स्टेटमेंट दे दी उसके खिलाफ कि हाँ भाई तू चीटिंग करता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पे जो उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था वो वैसे तो रेलेवेंट नहीं है, इट इज़ नॉट रेलेवेंट, जो डिस्प्यूट है इट इज़ नॉट रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि अभी जो डिस्प्यूट था उसका कोई कनेक्शन नहीं है इससे, बट दो द फैक्ट दैट दे आर was a dispute may be relevant if it affected the relations of A and B। अब उस डिस्प्यूट की वजह से A एंड B के रिलेशंस में फ़र्क आया, जो बच्चे बहुत अच्छे दोस्त थे अब उनमें थोड़ी जेलसी आ गई है, थोड़ी खटास आ गई, रिश्तों में आ जाती है। तो उस तरीके से यहाँ पे अगर उनका फैक्ट हो रहा है तो वो जो पार्ट है डिस्प्यूट का वो वहाँ पे एज अ नेसेसरी रिलेवेंट फैक्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सेक्शन नंबर 9 में वो फॉल कर जाएगा, ठीक है। दिस वॉज योर इलस्ट्रेशन नंबर बी। इलस्ट्रेशन नंबर सी कहती है ए इज एक्यूज ऑफ अ क्राइम, द फैक्ट दैट सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम, सून आफ्टर को पता चल गया पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन भी बन रहा है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी बन रहा है। ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8। ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई वो भाग गया अपने हाउस से, तो conduct subsequent and affected by the fact in issue हो जाएगा। The fact that at the time when he left home he had sudden and urgent business at the place to which he went is relevant as standing to explain the fact that he left home suddenly। अब हमने अभी वो डिस्कस करी ना, ए ने भी मर्डर हुआ था इसका, जो हमने अभी प्रीवियसली एग्जाम्पल डिस्कस किया उससे रिलेटेड ही है ये, कि वो भाग गया सडनली और प्लेस टू द वेंट एंड एलिवेंट एज स्टैंडिंग टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट ही लेफ्ट होम सडनली। वो उस चीज़ के फैक्ट को बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई क्यों वो भागा था, क्या रीज़न था उसके इतनी अर्जेंटली जाने का, इतनी सडनली मूव करने का, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट रिलेवेंट। डिटेल्स नहीं चाहिए बिजनेस की, कहाँ गया था, क्यों गया था, कैसे गया था, कब गया था, ये सब चीज़ें नहीं है। डिटेल्स नहीं चाहिए कि किस चीज़ का बिजनेस है, कितने बजे बिजनेस पे जाता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, एक्सेप्ट इन सो फार एज देयर नेसेसरी शुड शो दैट द बिजनेस वॉज सडन एंड अर्जेंट। बस उतना ही पार्ट रेलेवेंट होगा जो कि ये बता रहा है कि जिस पर्पस के लिए वो गया था वो ज़रूरी था, दैट वॉज सडन एंड अर्जेंट, सिर्फ उतने ही पार्ट के लिए वो रेलेवेंट होगा। मान लीजिए
कि आपको, आप किसी बिज़नेस में काम करते हैं, आपके उसमें फायर में आग लग गई, फायर लग गई आपके किसी भी गोडाउन वगैरह में, जो भी आपका स्टोरेज का है। तो आपको जैसे ही फ़ोन आया, यू लेफ्ट फॉर द सडन, एंड अर्जेंट बिजनेस है ये आपका, यू लेफ्ट इट फ्रॉम देयर। नाउ ये जब बात पता चलती है कि हाँ भाई आप गायब हैं, आप सडनली 2-3 दिन से आए ही नहीं हैं घर पे, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस ड्रॉ होगी। अब यहाँ पे जो ये दे रखा है ना कि डिटेल्स नहीं चाहिए कि अभी कहाँ बिजनेस है क्या नहीं, पर हाँ यू टोल्ड अस कि हाँ कि भाई मैं इस काम से के लिए यहाँ फैक्ट्री पे गया था, जितनी उस चीज़ के पार्ट के लिए नेसेसरी है उतनी ही आप रेलेवेंट हो जाएगी वो सेक्शन नंबर 9 में। ये हो गया आपकी इलस्ट्रेशन नंबर डी, एक्सप्लेनेटरी है ना, दिस इज एक्सप्लेनिंग द फैक्ट। नाउ ए सोज बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मेड बाय हिम विद ए ने बी को सू किया कि फॉर इंड्यूसिंग सी, कि सी को उसने इंड्यूस किया कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दे ऑन लिविंग ए सर्विस, सेज टू ए। अब सी जब उसकी सर्विस छोड़ के जाता है, सेज टू ए आई एम लिविंग यू बिकॉज बी हैज़ मेड मी अ बेटर ऑफर। अब ये जो स्टेटमेंट दी गई है कि बी हैज़ मेड मी अ बेटर ऑफर, वैसे तो ये नॉर्मल फैक्ट है, पर ये यहाँ रेलेवेंट क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये क्या कहा जा रहा है कि आई एम लिविंग यू बिकॉज बी हैज़ मेड मी अ बेटर ऑफर, दिस स्टेटमेंट इज रेलेवेंट फैक्ट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ सीज कंडक्ट विच इज़ रिलेवेंट एज अ फैक्ट इन इशू। इस वजह से जो है वो बी का जो है, सी का जो कंडक्ट अफेक्ट हुआ है, ठीक है ना भाई। ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, किसी ने उसे बोल दिया कि भाई मैं तुझे बेटर ऑफर दे रहा हूँ, तो इस वजह से क्या किया सी ने, उसके साथ ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के बी के साथ कर लिया। तो इस केस में जब उसने ऑफ़र एक्सेप्ट किया, तो ये जो बेटर ऑफर वाली स्टेटमेंट थी, इसने उसकी कंडक्ट को इन्फ्लुएंस किया ना, तभी तो उसने छोड़ा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग द कंडक्ट एंड इट इज़ एक्सप्लेनिंग कि भाई इसने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि इसको बेटर ऑफर मिल गया था और इसने मुझे खुद ये बात कही है, तो ये एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। नाउ डी इलस्ट्रेशन हो गई, ई देखते हैं। ए एक्यूज ऑफ थेफ्ट इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी। अब ए है, थेफ्ट किया उसने, उसके बाद जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी ना, उसने क्या किया, उसने उसको बी को दे दी टू गिव इट टू एज वाइफ। उसने कहा कि भाई ये सामान है चोरी का, जाके मेरी वाइफ को दिया और उसको बोल। बी सेज एज ही डिलीवर्स इट, ए सेज यू आर टू हाइड दिस। अब ए ने प्रॉपर्टी चुरा के बी को दी, उसने कहा वाइफ को दिया, उसने वाइफ को देने गया, उसने बोला आपको ये छुपानी है, यू आर टू हाइड दिस। यहाँ पे जो ये वर्ड्स हैं यू आर टू हाइड से, बी स्टेटमेंट इज रिलेवेंट एक्सप्लेनेटरी ऑफ फैक्ट एट विच पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि यहाँ से आपको एक इन्फ्रेंस मिल रही है ना कि आप कोई सी चीज़ छुपाएंगे, समथिंग इलीगल इज गोइंग ऑन, समथिंग ऑफेंसिव इज गोइंग ऑन। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आपको ये छुपानी है, तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात हो गई कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी आपको छुपानी है ताकि किसी की नज़र में ना आए, तो समथिंग इलीगल सस्पिशियस चल रहा है सब कुछ, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि हाँ भाई इट इज़ टू हाइड दिस, ये इस कंटेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन करना है कि हाँ भाई जो प्रॉपर्टी चुराई गई ये इसको छुपाने के लिए कहा गया था। ये चीज़ यहाँ पे पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन के तौर पे रेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। एफ इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इज ट्राइड फॉर अ राइट एंड इज प्रूव टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ अ मॉब, द क्राइज ऑफ द मॉब आर रेलेवेंट एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। क्राइज क्या होता है, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, एक राइट चल रहा है, राइट का एक लीडर होता है ना, एक लीडर है राइट के, उसमें वहाँ पे वो मार्च कर रहे हैं हेड बन के, और जो वहाँ पे चिल्ला रहे हैं लोग, चीख रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, एक रायट चल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो चिल्लाना, उनका चीखना वो रेलेवेंट है इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि हाँ भाई ये रायट है,
और लोग इस तरीके से उस ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो रेलेवेंट है। ठीक है गाइस, दिस वाज अबाउट सेक्शन नंबर 9 कि कब हम किसी फैक्ट को किस हद तक यूज़ करेंगे, किस नेसेसरी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे किसी भी एक फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट में, ये हमें बता दिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 9. होप यू गॉट इट. द मेन पर्पज ऑफ दिस वॉज टाइटल आइडेंटिफिकेशन परेड. जो इसमें से क्वेश्चन आता है वो आपको ध्यान रखना है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा. आई एक्सप्लेन इट अगेन. So bye bye, take care, please like to my channel and subscribe my video.